राजस्थान में लोकसभा चुनाव का द्वंद्व अब जमीन पर नजर आने लगा है। आपको बताते हैं कि 5 वो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी क्लियर कट जीतती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव से पहले के किसी भी प्रेडिक्शन में राजस्थान चौक विश्वास नहीं करता है, लेकिन हमारे जो हैंडल्स पर और सोशल मीडिया और मीडिया के साथ साथ जनता की क्या राय है उनके आधार पर एक आकलन निकला। तो हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 सीट है भाजपा की जो मिशन 25 में से श्योर मानी जा रही है। ये शो करने का मकसद भी यही है कि मिशन 25 क्लियर मानकर बैठी भाजपा थोड़े मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कुछ ऐसी सीटें जहां पर वो मानकर चल रहे हैं कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि चुनाव क्रिकेट की तरह ही है कि कब बाजी पलट जाए, कब पासा पलट जाए, कहा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सबसे पहले बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान चौक को। हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान चौक के वरिष्ठ संवाददाता आकाश गौरव। आकाश, 5 महत्वपूर्ण सीटें जी जिन्हें बीजेपी का स्थानीय संगठन और केंद्रीय संगठन मान रहा है कि मुकाबला ज्यादा कड़ा नहीं है। इनमें से एक सीट पर दावेदार सामने नहीं आया है। मैं बात जयपुर शहर की कर रहा हूं, लेकिन जो 5 सीटें इस खास एपिसोड के लिए हमने चयन की हैं उनमें जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बीकानेर आते हैं। हालांकि राजनीति में इन सीटों का महत्व अलग है क्योंकि 3 बड़ी सीटें हैं जहां पर केंद्र के बड़े जिम्मेदार पदों पर रहे हुए सांसद हैं। कोटा से ओम बिरला आते हैं। जोधपुर से अगर मैं बात करूं, हालांकि इस एपिसोड में चर्चा नहीं कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। इसके अलावा बीकानेर की मैं बात करूं तो अर्जुन राम मेघवाल है और चित्तौड़गढ़ खुद सांसद और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का संसदीय क्षेत्र है। तो क्या मानते हैं आप इन 5 सीटों में, जयपुर शहर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बीकानेर? हालांकि अलवर में भी आयातित केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन राजस्थान में अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र यादव। उनकी अब तक की जो गणित बता रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव नए हैं, टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किलात हैं। एक एक सीट की बात कर लेते हैं। जयपुर शहर के क्या मिजाज हैं? जयपुर शहर सबसे पहले तो संघ का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर संघ फुल्ली एक्टिव होकर काम करता है और जयपुर की शहर के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उसमें अगर हम देखें तो भाजपा के पास अधिकतर सीटें हैं और अधिकतर सीटें भी ऐसी है जहां पर सरकार में बैठे हुए दिग्गज लोग काबिज हैं। विद्याधर नगर में दिया कुमारी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा सांगानेर से, यहीं पर आती है ये सीट। ऐसे में जब सांगानेर में संघ ने पूरी मेहनत की विधानसभा चुनावों में और जयपुर शहर की वो सीट जिसे संघ का एक गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में एक तरफ प्लस पॉइंट ये भी है कि कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जिनको ज्यादा मजबूत नहीं माना जा रहा है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में उतने एक्टिव माना तो यही जा रहा है कि मोदी के पक्ष में लिखते रहे और अब टिकट कांग्रेस से ले आए, ये भी माना जा रहा है। और उन्होंने राजस्थान चौक के इंटरव्यू में जब उनसे सवाल वो नहीं लिखते रहे, उनके एक प्लेटफॉर्म जिससे जुड़ाव बताया जा रहा है जी। और मैं कह रहा था कि राजस्थान चौक के इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया तो थोड़ा सा वो उससे भागते हुए नजर आए। हालांकि प्लस पॉइंट की बात करें, संघ की सीट है, 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों यहीं से है। साथ ही परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर यहां पर ज्यादा है, जातिगत समीकरण अच्छा है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि कांग्रेस पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी यहां पर ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में इस सीट को भाजपा के पक्ष में जाते हुए अभी तक देखा जा रहा है। साथ ही जो भी पंचायतें बीते 1 साल में जयपुर में हुई है, चाहे वो किसी भी समाज की पंचायत हो, तो उसमें हमने देखा है कि जो कोर वोटर है भाजपा का वो इसी सीट पे यहां पर बीजेपी के लिए वोट करता हुआ नजर आएगा। तो इस सीट को देखा जाए कि बीजेपी के लिए एक बढ़िया एज रहेगा, अच्छा मार्जिन रहेगा। हालांकि सरकार भी ज्यादातर काम जयपुर में ही किए हैं। जितने 100 दिन का कार्यकाल रहा है, ज्यादातर वक्त जयपुर में बीता है। हालांकि इसमें एक आंकड़ा आकाश अगर मैं बात करना चाहूं तो मुस्लिम मतदाता 4.25 लाख के करीब है इस संसदीय सीट पर, SC ST मतदाता 3.5 लाख के करीब है, ब्राह्मण मतदाताओं का प्रतिशत भी करीब 4-4.25 लाख के आसपास बैठता है। तो ऐसे में सुनील शर्मा भले ही कांग्रेस से कमजोर प्रत्याशी के तौर पर आपको लग रहे हो, लेकिन ब्राह्मण अगर साथ देंगे तो नैया पार भी हो जाएगी। देखिए, ब्राह्मण हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी साथ दे, उनकी पार्टी का साथ दे यहाँ पर,
वहीं एक तरफ देखा जाए तो सुनील शर्मा के लिए जो मामला फंसता हुआ दिख रहा है कि अभी हम कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे जिसमें जयपुर का जो परकोटे का इलाका है वहां पर कुछ मुस्लिम समाज के नेता एक बैठक बुलाने वाले हैं कि जिसमें कांग्रेस पार्टी इस टिकट के लिए विचार करे, क्योंकि जिस हाउस की हम बात कर रहे हैं जिससे सुनील शर्मा के जुड़ाव की बात की जा रही है वो लगातार मुस्लिमों के खिलाफ ही अपनी आवाज बुलंद करते हुए आए। ऐसे में सुनील शर्मा के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिला है तो एक तरफा मुस्लिम उनके लिए वोट करेंगे। बीजेपी के लिए ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को भी संघ अगर साथ लेगा तो सुनील शर्मा के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी यहाँ पर। जी, बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ सीट की। खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां से आते हैं और मुकाबले भी सामने आ गया है। हालांकि वह मुकाबला फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष हैं और वहां पे मांगीलाल जो बाप पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आ गए हैं। उदयलाल आंजना अपने आप में समर्थवान कैंडिडेट माने जाते हैं। कैसा है चित्तौड़गढ़ की संसदीय सीट का मिजाज? यहाँ चर्चा चल रही है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में गठबंधन होगा कांग्रेस पार्टी का बाप के साथ, लेकिन अगर इस सीट पर नहीं होता चित्तौड़गढ़ पर तो भारत आदिवासी पार्टी थर्ड जो वहां पर एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बैठेगा। सीपी जोशी का पिछले 2019 की मैं बात करूं तो वहां पर जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था गोपाल सिंह शेखावत, वो भाजपा में शामिल हो गए। ये एक बड़ा वहां पर उनको फायदा। दूसरा फायदा कि सीपी जोशी पिछली बार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अपने संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, 5.5 लाख वोट से। वो एक उनको फायदा मिलेगा कि अच्छा मार्जिन वो मेंटेन करते आए हैं। तीसरी बात कि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो वहां की जनता अब ये देखेगी कि अगर केंद्र में मोदी की सरकार बनती है तो हो सकता है कि सीपी जोशी को वहां केंद्र में जगह मिले किसी बड़े पद पर। ये एक प्लस पॉइंट। और आज्ञा भी साथ लगभग आ ही गए हैं, वो भी प्लस पॉइंट में गिन सकते हैं। यही मैं प्लस पॉइंट की बात कर रहा था कि जो निर्दलीय विधायक जिनको मुसीबत बताया जा रहा था कि अगर वो ताल ठोकते तो बीजेपी के वोट कटते, तो ऐसे में चंद्रभान सिंह आज्ञा और उनके समर्थक भी यहाँ भाजपा के साथ आ ही गए हैं। तो ये भी फायदा। और सबसे बड़ा फायदा ये है भारत आदिवासी पार्टी के यहाँ पर जो प्रत्याशी है मांगीलाल ननामा, उनके होने से ये कि कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोट माना जाता है SC ST आदिवासी जो वोट बैंक है वो अगर उनसे छिटक कर मांगीलाल की तरफ आता है भारत आदिवासी पार्टी की तरफ तो उदयलाल आंजना के वोट कम होंगे, मांगीलाल के साथ वोट बटेंगे और सीपी जोशी को इस सीट पर बड़ा फायदा होगा। कोटा की बात कर लेते हैं। ओम बिरला के सामने ही उनकी ही पार्टी के जो अब पूर्व पार्टी के तौर पर वो जाने जा रहे हैं प्रहलाद गुंजल संभवतः ताल ठोकेंगे। क्या लगता है आपको? प्रहलाद गुंजल हाल ही में शामिल हुए हैं, हालांकि उनका नाम अभी तक सूची में आया नहीं है, ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तय माना जा रहा है कि वो इसी बात पर आए कि उन्हें यहां से टिकट मिले। ओम बिरला जो पिछले 5 सालों में 10 सालों में जो एक यूं कहेंगे कि उदय जो हुआ है उनके राजनीतिक कद बढ़ा है। उदय तो उनका हो गया, लेकिन सबसे बड़ी पंचायत के सबसे बड़े पद पर जब बैठे संसद के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कुर्सी संभाली और राजस्थान से जुड़े कई फैसले उन्होंने विधानसभा चुनाव में लिए और सत्ता आने के बाद भी कह रहे हैं कि एक चाबी उनके पास भी है। तो इन सब समीकरणों के आधार पर एन के इन प्रकार कोटा की सीट से, हालांकि चंबल का इलाका मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वहां पानी ऐसा है कि कब रुख पलट दे, उसे आसानी से पचाया नहीं जा सकता। तो इन चीजों में लगता है कि धान की खेती वाला इलाका है और राजस्थान का तो धान का कटोरा भी उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो किस तरीके से आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी शोर मान रही है कि ये सीट तो हमारी है, निश्चिंत हो जाओ? सबसे पहली बात कि पीएम मोदी और तमाम आलाकमान के सबसे करीबी ओम बिरला। दूसरी बात, लोकसभा क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहे हैं। छोटे से छोटे पुल का भी अगर शिलान्यास होना हो तो आप वहां पर ओम बिरला को देख पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष वहां पर लगातार एक्टिव रहते हैं। वहीं उनको पॉलिटिकल मैनेजर भी कहा जाता है कि बढ़िया मैनेजमेंट कर लेते हैं वो, अपना जो चुनावी मैनेजमेंट है वो भी। ऐसे में अगर आप ओम बिरला को देखें तो वो ऐसे कार्यक्रमों का लगातार हिस्सा रहे हैं जिन वोटों को बेहतरी से साधा जा सकता है। महिलाओं के कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं, महिला वोटर्स को अच्छे से साधते हैं। वहीं उनके पास जो प्लस पॉइंट देखा जा रहा है वो ये है कि उनके सामने अगर प्रहलाद गुंजल को टिकट मिलता है तो एक तरफ कि प्रहलाद गुंजल भाजपा छोड़कर ही कांग्रेस में जा रहे होंगे तो उनको एकदम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साथ मिलना इसे थोड़ा मुश्किल माना जाए। शांति धारीवाल दिखे भी नहीं थे उनकी ज्वाइनिंग में। बिल्कुल नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में भी अगर वहां पर मतभेद होती है तो प्रहलाद गुंजल के लिए तो मुसीबत ही है, अशोक चांदना के ओम बिरला के लिए यहाँ पर फायदा है। एक और जो यहाँ पर चीज देखी जा रही है कि प्रहलाद गुंजल जब जयपुर आए तो उन्हें एक समाज के नेता के तौर पर देखा जा रहा था।
इस तरीके से नहीं देखा जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल होने एक भाजपा के नेता आ रहे हैं। उन्हें अशोक चांदना के पैरेलल गुर्जर नेता के तौर पर देखा जा रहा था। तो ऐसे में जहां एक तरफ कोटा में ओम बिरला सर्व समाज को साधने के लिए भिड़ जाएंगे, और अगर ऐसे में कांग्रेस के लिए प्रहलाद गुंजल के लिए एक समाज की बात हो जाती है, तो उनके लिए तो ये मुश्किलें होंगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष अगर ये सीट जीतते हैं, अगर केंद्र में मोदी सरकार आती है, तो जनता इस बात को भी जानती है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर उन्हें दोबारा नहीं बनाया जाता है तो उन्हें कैबिनेट से तो कम दूर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो भी बड़े चेहरे हैं। अलवर की बात कर लेते हैं। भूपेंद्र यादव ताल ठोक चुके हैं, केंद्र के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक हैं। मोदी के विश्वस्त हैं, अमित शाह के प्लानिंग को आगे करते हैं, और न केवल दिल्ली में, साथ ही कई राज्यों में उनकी भूमिका रही है। राजस्थान से खास लगाव रहा है और टिकट दे दिया है अलवर से। ललित यादव से सीधा मुकाबला है, क्या लगता है आपको वो सीट क्या बीजेपी जीती हुई मान रखी? इसलिए मान रखा है क्योंकि भूपेंद्र यादव खुद में एक बहुत ही बेहतर राजनीति के चाणक्य कही है उन्हें। जिन राज्यों में भी उन्हें भूमिका मिली है निभाने के लिए, उन्होंने उसे इस तरीके से निर्वहन किया है कि वहां पर पार्टी बहुत मजबूत हुई है। भूपेंद्र यादव को बढ़िया एक पॉलिटिकल मैनेजर के रूप में देखा जाए कि वो खुद ही बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर लेते हैं। एक पॉइंट ये रहा। दूसरा, यादव प्रत्याशी हैं, यादव बहुल है वो सीट। तीसरा प्लस पॉइंट रहेगा कि वहां पर जो विधायक हैं आसपास की सीटों के, वो भाजपा के हैं। अगर हम कोटपुतली तरफ के बेल्ट की बात करें, वहां भाजपा विधायक हैं। बहरोड में यहाँ पर जसवंत यादव हैं, वहां अलवर में मंत्री हैं संजय शर्मा। बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन भी किया है। कांग्रेस के कई प्रधान हैं, कई सरपंच हैं जिन्होंने हाल ही में, और खासतौर पर डॉक्टर करण सिंह यादव जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो भंवर जितेंद्र से नाराज होकर अब बीजेपी में आ गए हैं। जी, तिजारा में बाबा बालकनाथ है, बलजीत छिल्लर भी यहाँ पर आ गए हैं। उन्होंने समर्थन दे दिया जसवंत यादव के घर पर जाकर भूपेंद्र यादव को। वहीं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भूपेंद्र यादव के लिए यह है कि कांग्रेस वहां पर बिखरी पड़ी है। भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि टिकट आला कमान तय करता है। संदीप यादव आज ही कह रहे थे, आज ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ है होली समारोह का, जिसमें वो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष के कोटे से एक टिकट नहीं ला पाए। संदीप यादव खुद के लिए बात कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए था, टिकट ललित यादव को मिल गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जब वहां पर बड़ा बिखराव देखा जाता है, तो ऊपर से तिजारा में इमरान खान जो तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव में, वो भी अपने आप को दावेदार मान रहे थे। एक वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव थे अलवर के, वो बसपा से टिकट लेकर आ गए हैं। तो ऐसे में जो वोट वहां पर डिसाइडिंग वोट है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो मुस्लिम वोट बैंक माना जाए, वो अगर इमरान खान और बसपा के उम्मीदवार के चलते छिटकता है, तो ऐसे में भूपेंद्र यादव के लिए बड़ी वहां पर राह आसान हो जाएगी कि उन्हें चुनाव मजबूती से लड़ना है। पीएम मोदी की सभाएं होंगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा फायदा, कांग्रेस पार्टी वहां पर जितना बिखरेगी। करण सिंह यादव को भले एक्टिव नहीं माना जाता हो, लेकिन करण सिंह यादव के लिए कहा जाता है कि उनका अपना एक पर्सनल वोट बैंक है, वो भी भाजपा के साथ आ गए हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए वहां पर बड़ा ही आसान चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। बीकानेर की बात कर लेते हैं। वह मिठास भी है, यानी रसगुल्ले भी हैं और नमकीन भी हैं, लेकिन चुनाव में उठने की कितनी संभावनाएं हैं? कानून मंत्री के तौर पर और बीकानेर के नेता के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल ने उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के ही दिग्गज से। ये एक आरक्षित सीट है बीकानेर। वहीं बीकानेर में बात करें तो मेघवाल समाज के वोट बहुत अच्छे हैं। पिछली बार अर्जुन राम मेघवाल के सामने उनके मौसेरे भाई ही थे, लेकिन वो भी बड़े मार्जिन से आ रहे, और अर्जुन राम मेघवाल इस सीट पर 2009 से काबिज है। इसके पहले वहां पर धर्मेंद्र वो हैं अभिनेता जो हैं बॉलीवुड के, वो यहाँ पर सांसद थे। लेकिन उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल 2009, 14 और 19 तीन लगातार जीते, चौथी बार मैदान में है। अर्जुन राम मेघवाल के लिए एक बहुत बेहतर पॉइंट देखा जाए तो इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद ये दूसरी बार हुआ है जब किसी दलित व्यक्ति को केंद्र में कानून मंत्री बनाया गया हो। तो इससे मेघवाल समाज वहां पर बहुत खुश है। वो बीजेपी से बहुत खुश है कि उनके एक अच्छे व्यक्ति को इतना बड़ा ओहदा केंद्र में मिला है। तो ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल के लिए एक ये प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, बीकानेर पश्चिम पूर्व दोनों सीट भाजपा के पास है। सिद्धि कुमारी एक तरफ है, एक तरफ जेठानंद व्यास है। वहीं गोविंद राम मेघवाल को चुनाव विश्वनाथ मेघवाल ने विधानसभा में हरा ही दिया है। गोविंद राम मेघवाल पूरी ताकत से उतर रहे हैं, लेकिन जब बीकानेर की अधिकतर सीटें
जब यहाँ पर खाजूवाला में वहां पर अंशुमन सिंह भाटी है, देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल के बीच जो अदावत बताई जाती है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई हमें विधानसभा चुनावों में नजर आ गई है। और देवी सिंह भाटी, अंशुमन सिंह भाटी भाजपा के सिपाही होने के चलते उसके लिए बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो ऐसे में जब बीकानेर संभाग की, बीकानेर के जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटें जब अधिकतर भाजपा के पास है, जब मेघवाल समाज का वोट इस बात पर अगर पड़ जाए कि केंद्र में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है और इस बार भी अगर रिपीट होते हैं और अगर सत्ता आती है मोदी की और अगर सत्ता आती है भाजपा की तो बेहतर एक पद मिलेगा। तो ऐसे में गोविंद राम मेघवाल के लिए वहां पर मुसीबतें बढ़ेंगी। और एक गोविंद राम मेघवाल के लिए मुसीबतें इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को बिखरा हुआ माना जाता है। क्योंकि अगर गोविंद राम मेघवाल को गहलोत गुट का माना जाए और अगर पायलट वहां प्रचार करने के लिए नहीं गए तो दिक्कतें सामने होंगी। अर्जुन राम मेघवाल के लिए मैदान साफ होगा। बीडी कल्ला भी निष्क्रिय है, चुनाव बाद तो नजर ही नहीं आए हैं। तो ये वो 500 सीट थी जो बीजेपी जीती हुई मानकर चल रही है। इन सीटों पर ज्यादा मेहनत की आवश्यकता उन्हें नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी जोड़ तोड़ जारी है। चुनाव का वक्त है, अंतिम फैसला जनता को करना है। एक फैसला आप भी कर लीजिए, राजस्थान चौक को सब्सक्राइब करने का। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।